मैं पहलू बदल कर मुस्कुरा दिया। इत्तफाकात पर गौर कर रहा था। हमारे मरासिम की इब्तिदा हुई तो हमारे दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं रहा। उसके बाद तुम्हारे तेवर बदले तो दुश्मनी पर उतर आई, मुझे पर रिवाल्वर तान लिया और अब फिर दोस्ताना फिजा में बात कर रही हो। अटल फैसलों के साथ जिंदगी अजाब हो जाती है, वो दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। हालात के साथ फैसले भी बदलते रहने चाहिए, वरना जिंदगी पछतावों का अंबार बनकर रह जाती है। तुम्हें तो कामयाब सियासतदान होना चाहिए था। सियासत का बेहतरीन असूल ही बेअसूली है, बस दहाड़े के साथ ही बह जाओ, कामयाबी कदम चूमती रहेगी। मैंने नई सिगरेट सुलगा कर कहा, तुम काम की बात से क्यों गुरेज कर रहे हो? उसमें उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मुझे फैसले के लिए वक्त दरकार है। आखिर कितना वक्त दरकार है? मैं तो समझ रही थी कि तुम खामोशी से इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से जाने के बाद ही कुछ सोच सकूंगा, मैंने चौक लहजे में कहा। तुम्हें देखकर पुरानी यादें जहन के दरीचों से सर उभारने लगती हैं और अकल कुंद होकर रह जाती है। तो जाओ, यहाँ वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? है मैं हैर से आंखें फाड़ कर रह गया। तो ये नन्ना सा आसी खिलौना किस खुशहमी में निकाला था तुमने? बस इज़्तिरारी रद्द-ए-अमल कह लो। उसने मुस्कुराते हुए रिवाल्वर गोद से उठाकर पेंटी बैग में डाला और उसकी जिप बंद करते हुए बोली, अब तो यकीन आ गया कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, मगर मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाह रहा हूँ। मैंने कसमंदाना लहजे में कहा। नहीं, वो आंखें निकाल कर बोली, फौरन चले जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारा कोई फैसला करने तक ये मामलात हमारे दरमियान ही रहेंगे। अगर कोई बात तंजीम के बड़ों तक पहुंची तो अच्छा ना होगा। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश न करो, मैं इन मुबादियात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी ही मर्जी से ही जाऊंगा। इस दौरान में तुम काफी का एक कप बना सकती हो, किसी का इंतजार तो नहीं है तुमको? वो चौंक कर बोली और मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो तुम शरारत के इरादे से इधर आए थे? काफी पिए बगैर इरादा तब्दील होना मुश्किल है। मालूम होता है कि अभी तक तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। मैं तुम्हें तनहा छोड़कर किचन में नहीं जा सकती। कौन आने वाला है यहाँ? चलो मैं भी किचन में तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। 3 प्यालियों का पानी तैयार करना, क्योंकि कासिम भी आने वाला ही होगा। कासिम? उसकी आंखों में तहय्युर उभर आया। वो क्यों आएगा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आएगा तो ये सब उसी से पूछ लेना, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। चलो मैं किचन में तुम्हारा हाथ बटाने की कोशिश करूंगा। वो अपनी जगह खड़ी रही, उसकी आंखों से तजब्जब झांक रहा था। उसे कबल के वो कुछ जवाब देती बाहर से आयनी फाटक के बजाय जाने की आवाज गूंजने लगी और वो चौंक पड़ी। शायद कासिम पहुंच गया। मैंने जल्दी से कहा, ये घंटी को क्या हुआ है जो दरवाजा पीटना पड़ता है? बच्चे बिलावजह तंग करते हैं, इसलिए तार निकलवा दिया है। वो जल्दी से बोली, तुम फाटक खोलोगी और मैं बरामदे से तुम पर निगाह रखूंगी। अगर आने वाला कोई और हुआ तो उसे दरवाजे ही से टाल देना। इसके खिलाफ अमल किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझ पर शुबा है तो तुम खुद ही देख लो, मैंने एहतजाज अमीज लहजे में कहा। चलो। वो मुझे निकासी के रास्ते की तरफ धकेलते हुए हो रहा है, क्योंकि फाटक दोबारा पीटा जाने लगा था। कमरे से निकलकर हम दोनों बरामदे में आए तो चट चट की 2 आवाजों के साथ पूरा बरामदा तारीकी में डूब गया। अब सिर्फ 2 गेट लैंप रोशन रह गए थे, जिनके गर्दालू शीशों ने रोशनी को फाटक तक ही महदूद किया हुआ था। ये क्या कर रही हो? मैंने पलट कर बुखलाए हुए लहजे में कहा। अंधेरे में किसी गमले से ठोकर लगी तो भेजा बाहर आ जाएगा। बत्तियां रोशन करो फौरन, जाओ। उसने मुझे पूरी कुव्वत से आगे धकेल दिया। अंधेरे के बायस मैं आने वाली की निगाहों से महफूज रहूंगी, ये तुम्हारे हक में भी बेहतर होगा। उसकी आवाज सरगोशियाना थी। आने वाले ने फिर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और मैं खांसता खनकारता हुआ फाटक की तरफ बढ़ गया। ठहरो भाई, दरवाजा खोल रहा हूं, इसे उखाड़ ही नहीं डालना। फाटक का बुलेट सरकाते ही आने वाला जोर करके किसी सांड की तरह अंदर घुसा। उसके दोनों हाथ जेब में थे। अंदर घुसते ही उसने दाहिना हाथ जेब से निकाला और फसने पस्तूल की नाल मेरी पसलियों में अड़ा दी। वो मकान उसके लिए देखा भाला था, क्योंकि उसने बाएं टांग से आईनी फाटक बंद किया और मेरी तरफ से निगाह हटाए बगैर हाथ से फाटक का बोलेट लगा दिया। गर्दालूद शीशों में सिसकती हुई जरकान ज़दा रोशनी में चेहरे की खराशों के बावजूद मैंने उसे भयानक चेहरे को पहचान लिया था। वो कासिम ही था और गालबन किसी के हाथों पिट कर आ रहा था। अंदर चलो। उसने मेरी पसलियों पर पस्तूल की नाल का दबाव बढ़ाकर हुर्राते हुए कहा, आ गए हो तो अब यहाँ तुम्हारी कब्र ही बनेगी। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने तकलीफ और चुभन से बेचैन होकर उसका हाथ एक तरफ झटक दिया। उसके इम्कानी रद्द-ए-अमल से महफूज रहने के लिए बरामदे की तरफ चल दिया। चारक्षी ने कासिम को पहचान कर रोशनी कर दी थी। वो किसी का जमनार शिकारी कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगा रहा और मैं रक्षी के करीब से गुजरकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? अंदर पहुंचते कासिम ने गजबनाक लहजे में रक्षी से सवाल किया, जो उसके करीब खड़ी हुई थी। कासिम की दहकती सफाक निगाहें मेरे चेहरे पर ही मरकूज थी। ये अचानक ही आया था। रक्षी उसकी हालत देखकर बौखलाई हुई थी। मैंने इससे बात की है, हो सकता है कि हमारी तजवीज कबूल ही कर ले, मगर फैसले के लिए कुछ मोहलत चाहता है। ये दोगला है। वो नफरत हमें लहजा बोला, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। फिर मुझसे मुखातब हो गया, A2 को इस मकान का पता किसने दिया था? मेरे अलावा कौन दे सकता है? मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। मेरी मौजूदगी ही इस सवाल का जवाब है। उसे उकसाकर खुद यहाँ क्यों दौड़े चले आए? रक्षी के तहफ्फुज़ के लिए।
मैंने मुकाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे डर था कि A2 की खुशनुदी के लिए कहीं तुम इसे हला के रखकर बैठो। मैं सिर्फ इस जंग का खात्मा चाहता हूँ जो मेरे और तुम्हारे दरमियान छिड़ी हुई है। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, आराम से बैठकर बात करो। तुम्हारी हालत खासी अबतर दिखाई दे रही है। A2 को तुमने क्या बताया था? यही कि रक्षी इस मकान में रुपोश है। मैंने बिला तामुल जवाब दिया। रुपोशी का पस मंजर तो जरूर बताया होगा तुमने, जरूरत ही पेश नहीं आई। वो मुख्तसर और काम की बात सुनना चाहता था, पस मंजर से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस कमीनगी की क्या जरूरत थी? A2 की निगाह में गिराना चाहते थे मुझे। गिराना चाहता तो यही बताता कि तुमने खुद ही रक्षी को छुपाया हुआ है। मैंने सफाई के साथ झूठ बोला, लेकिन मैंने ये सब कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुमने इससे क्या बकवास की होगी। उसकी तस्दीक का तो कोई भी जरिया नहीं है। ना हो, मैंने बेपरवाही से कहा। यही क्या कम है कि उसने फिर तुम ही से रुजू किया है। रक्षी की रुपोशी में तुम्हारा नाम मुलव्वस होता तो उसके साथ तुम भी मरदूद करार पा जाते और सजा देने का इख्तियार तुमसे छीन कर मुझे या किसी और को मुंतकिल कर दिया जाता। बात मुंतकी थी, वो सोच में पड़ गया। फिर सोफे पर बैठते हुए बोला, हो सकता है कि वो भी हम दोनों को घेर घार कर एक जगह मारने की कोई चाल रही हो। वो काम की बात करने से पहले पूरी तरह यकीन करना चाह रहा था कि मैंने A2 को उसके खिलाफ भड़काने की कोई कोशिश नहीं की थी। चाल होती तो मैं रक्षी से मिलने के बजाय चुप कर तुम्हारी आमद का इंतजार करता। फिर सिर्फ 2 गोलियां तुम दोनों को सुलाने के लिए काफी होती। मगर मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ। रक्षी मेरी तलाशी ले चुकी है, लेकिन वो खाली हाथ तो नहीं था जिसने तुम्हारी कार में इस वक्त मेरा ताकुब करने की कोशिश की थी। जब तुम मुझ पर मसनूई कातलाना हमले करवा कर खौफजदा करने की कोशिश कर सकते हो, तो मुझे किसी ने रोका है कि तुम पर सरेआम गोलियां बरसाने की कोशिश न करूं। तुम्हारे मुसल्ला आदमी अक्सर मेरा पीछा करते रहे हैं। मैंने तो कभी इस पर बरहमी जाहिर नहीं की। जब चाह सरेआम उनकी गोशमाली कर डाली। आज मैंने भी यही किया है। वो भयानक अंदाज में हंसा। तुम्हारा आदमी कहीं पड़ा अपने जख्मों को चाट रहा होगा। सुल्तान शाह के बारे में वो इतला मेरे लिए तशवीशनाक थी। कासम जिस्मानी तौर पर सुल्तान शाह से कहीं बरतर था। उसके चेहरे की खलाशें जाहिर कर रही थी कि तसादुम मोहलक नहीं तो खून रेज जरूर रहा होगा। बात जल्दी खत्म करो, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया है। मुझे वापसी से पहले अपने आदमी को भी देखना होगा। तुमने उसे कहाँ और किस हाल में छोड़ा है? वो सफाकाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसके अध खुले ऊँटों के पीछे सफेद दांतों की कितारें वहशियाना अंदाज में चमक रही थी। उसके साथ अपनी गाड़ी की भी खबर ले लेना। साइड के वैरान इलाके में मैंने उसका पूरा साइड बर्बाद कर डाला था। उसे क्रेन से ही उठवाना होगा और आदमी की साल में है। मैं कोशिश के बावजूद उस इंकशाफ पर अपना सुकून बरकरार न रख सका। जख्मी हो गया था। उसे मैं अपनी कार में डाल ले गया था। फिल्टर प्लांट की पहाड़ियों में उसे होश आ गया था। वो मुझ पर हमला कर बैठा और मैंने वहीं नीचे घुसेड़ कर उसे उधेड़ डाला। अपने तशद्दुद की तफसील बताते हुए उसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे किसी बच्चे की आंखें अपने पसंदीदा कारनामे के अंजामदही पर दमक उठती है। लेकिन उसने भी तुम्हें मुआफ नहीं किया। मैं उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, जो हो गया सो हो गया, अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। रक्षी ने दखल अंदाजी करके मौजू वहीं खत्म कर दिया। फिर कासिम से बोली, ये जाने की तैयारी कर रहा था कि तुम आ गए, अब क्या कहती हो? क्या तय हुआ? उसने सवाल किया और रक्षी उसे मेरी और अपनी गुफ्तगू से आगाह करने लगी। लेकिन जाने से पहले ये सुन लो कि इस पते पर रक्षी तुम्हें नहीं मिल सकेगी। रक्षी के खामोश होने पर कासिम मुझसे मुखातिब हुआ, अब तुम इस मामले को भूल जाओगे, सारी बात मुझ पर आ जाएगी। A2 का सवाल यही होगा कि मैंने उसे गलत इतला क्यों दी। तुम्हारी इतला दुरुस्त थी, तुम उस पर मुसर रहोगे। रक्षी किसी पिंजरे की कैदी नहीं है, इसके साथ भी कुछ लोग हैं। वो खतरा भाम कर मेरे आने से पहले ये ठिकाना छोड़कर चली गई। यानी अब रक्षी यहाँ नहीं मिल सकेगी। जाहिर है, उसने झिला कर कहा, तुम्हारे जाने के बाद ही ये मकान खाली कर दिया जाएगा। ये याद रखना कि तुम्हारी वजह से रक्षी पर जरा भी आंच आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी आजाब बना दूंगा। आंच? मैं इस्तेज़ाई अंदाज में हंसा। वो तो खुद आग से खिलती रही है, इसका पूरा पैरा इन दाग दाग है। तुम न जाने इसे किस आंच से बचाने की फिक्र में घुले जा रहे हो। बस दफा हो जाओ। वो बाहर के रास्ते की तरफ हाथ उठाकर जलाए हुए लहजे में बोला, मैंने जो कुछ कहा है वो तुम अच्छी तरह समझ चुके हो। इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो फिर महाज खुल जाएगा। मैं निकला तो रक्षी फाटक तक मेरे साथ लगी चली आई थी। देख लिया, तुमने चाहने वाले ऐसे होते हैं। बरामदे में आकर उसने फखर अमेज सरगोशियाना लहजे में कहा, चाहते नहीं कलश भी है उसके दिल में। मैंने आजतगी से कहा, ऐसा ना होता तो मेरे तंज पर चिल्ला न जाता। इससे कबल के वो जवाब देती, मैं फाटक की जहली खिड़की खोलकर बाहर गली में निकला। उस मकान की दीवार के साथ ही कासिम की कार खड़ी हुई थी, जिसका बायां हिस्सा बुरी तरह पिचका हुआ था। उसे ये क्यास करना दुश्वार नहीं था कि उसने सुल्तान शाह को बुरी तरह साइड मारकर कार को उलटने की भरपूर कोशिश की थी। मेरी कार तसादम में उस बुरी तरह तबाह हुई थी कि मुरम्मत के बावजूद उसको असली हालत में वापस लाना नामुमकिनात में से नजर आ रहा था। उस तरफ से मायूसी के बाद मैं पैदल हो गया और घर में नकद रकम मौजूद होने के बावजूद इतनी रात गए दूसरी कार खरीदना नामुमकिन था। सुल्तान शाह को फिल्टर प्लांट की पहाड़ियों से लाने के लिए अव्वल तो कोई टैक्सी ड्राइवर राजी ना होता और किसी को जायद किराए का लाले देकर आमादा कर भी लिया जाता तो उससे यह खतरा लाक रहता कि सुल्तान शाह की हालत देखकर कहीं वो पुलिस को इतला न कर दे।
इन हालात में न चाहते हुए भी मैं जीवा हाउस का रुख करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि वहां गैराज में हमेशा एक कार मौजूद रहती थी जिसे आम मौके पर शाज़ो नादर ही इस्तेमाल किया जाता था। जीवा हाउस उन दिनों माल की वसूलियाबी के अलावा किसी और मसरफ में नहीं था, लिहाजा वहां की दरो दीवार से अजीब सी वीरानी टपक रही थी। मुहाफिजों ने नहायत सपाट संगीत चेहरों के साथ मेरा इस्तकबाल किया। उन्हीं ही में से एक ने मुझे बताया कि 3 नंबर कमरे में दाखिले के बारे में मुझे इस्तिस्ना हासिल हो चुका था। मैं हस्बे ख्वाहिश किसी भी वक्त उस ममनू कमरे में दाखिल हो सकता था, लेकिन मेरे लिए मेरी ही जानिब से जारी होने वाली वो हदायत जो मुहाफिज ने सुनाई बेसूद हो चुकी थी। मिर्जा खान की खुदकुशी के बाद MT-300 का इस्तेमाल तर्क किया जा चुका था, जिसके बाद 3 नंबर का होना या ना होना बराबर था। मैं जीवा हाउस से कार लेकर सीधा फिल्टर प्लांट की वीरान पहाड़ियों में जा पहुंचा। सड़क से उतरकर चंद 100 गज बाद रास्ता कार के लिए दुश्वार गुजार था, लेकिन मैं कार की खराबी का खतरा मोल लेकर बढ़ता ही रहा। आखिरकार टीलों के दरमियान मुझे जमीन पर एक ढेर सा पड़ा हुआ नजर आ ही गया, जिसके गिर्द आवारा कुत्तों का एक गोल जमा था। इंजन की आवाज और हेडलैम्प की रोशनी में सुल्तान शाह के जख्मों से लहू चाटते हुए आवारा कुत्ते भौंकते हुए वहां से भाग लिए और मैंने करीब पहुंचकर कार का इंजन बंद कर दिया। हेडलैम्प की तेज रोशनी में सुल्तान शाह पथरीली जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों आंखों के नीचे वर्म आलूद नील पड़े हुए थे। निचले पपोटों पर सोचन के बाद दोनों आंखें बंद होकर रह गई थी। दाहिने उबरूफ से जरा ऊपर पेशानी पटी हुई थी। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी पेशावर बॉक्सर ने आईनी क्लिप पहनकर उसके चेहरे पर तबाह आजमाई की हो। कासम के बदन की साख्ती से जाहिर होता था कि उसकी हड्डियों में फुलाद किसी ताकत रची हुई है। मुझे फिक्र बस ये थी कि उस मुकाबला में सुल्तान शाह कहीं अपनी 2-4 हड्डियां न तुड़वा बैठा हो, क्योंकि उसके सांसों का आहंग भी बिगड़ा हुआ था। मैं उसे कार में डालकर बर्क रफ्तारी से वापस हो लिया। उसकी नाजुक हालत के पेश नजर मैंने उसे घर ले जाना मुनासिब न समझा और एक प्राइवेट अस्पताल ले जा पहुंचा। रास्ते में मैंने तिबी अमले की इस तबाह अमेज बाजपुरस के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लिया था। मुझे डर था कि तिबी इमदाद दिए जाने के दौरान होश में आते ही वो पश्तो जुबान में बुड़बुड़ाना शुरू करेगा, लिहाजा मादरी जुबानों के फर्क की बुनियाद पर अस्पताल में मैंने खुद को उसका दोस्त जाहिर करते हुए दोस्तों के बाहिमी झगड़े की कहानी सुनाई, जिस पर अमले में पुलिस से रुजू करने की बात छेड़ दी। उसी असना में किसी नर्स से इतला पाकर अस्पताल का सेठ नुमा मालिक सफेद गाउन पहने आ मौजूद हुआ। उसके सामने मैंने बेहतरीन तिबी इमदाद के एवज फराग दिलाना अखराजात का जिक्र छेड़ा तो उस बेचारे के रगे पैर में इंसानी हमदर्दी का लावा खोलने लगा। यूं इंसानी जान को साब्तों पर तरजीह देते हुए फौरी तौर पर देखभाल का सिलसिला शुरू कर दिया गया। सुल्तान शाह को पहला घंटा गुजरने से पहले ही होश आ गया। परम से भिंचे हुए पपोटों की दरमियानी झुर्रियों से मुझे अपने करीब देखकर उसने मुस्कुराना चाहा, लेकिन बटे हुए होंठों ने उसे रोक दिया। वो लोग उसे अस्पताल में दाखिल करने पर मुसर थे, क्योंकि बदकिस्मती से उस वसी आवारत में मरीजों की आबादी कम ही नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ज़ाब्तों के हवाले से अमले ने मेरी इस्तिताअत का अंदाजा लगा लिया था, लिहाजा वो सुल्तान शाह को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के दर पे हो गए थे। लेकिन उसकी जुमला हड्डियों की सलामती की इतला पाने के बाद मैं उसे साथ ले जाने पर अड़ गया और आखिर 3,500 रुपए की अदायगी के बाद उसे छुट्टी मिल ही गई। तुम्हारी कार तबाह होगी। अस्पताल से रवाना होने के बाद वो बिगड़ी हुई आवाज में बुड़बड़ाया। जख्मों के बाद उसके लिए सही तलफ्फुज अदा करना भी मुमकिन नहीं रहा था। सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने कार उल्टा कर मुझे हवास बागता कर दिया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ऐसी हरकत कर गुजरेगा। जब उससे दूर बदूर टकराव हुआ तो मैं हिल कर रह गया। किसी देव की तरह ताकतवर था वो। मुझे मालूम है कि तुम किसी कमजोर आदमी से नहीं पिटे हो, बस अब खामोश हो जाओ, मैंने उसीले लहजे में कहा और वो वाकई खामोश हो गया। घर पहुंचा तो वाल कलाक सुबह के 4 बजा रहा था। पूरी रात भाग दौड़ की नजर हो गई थी और थोड़ी देर बाद उजाला होने वाला था, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। मिसेस मुराद का मसला जहन में रह रह कर बिच्छू की तरह डंक मार रहा था। थकान के गलबे से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने बर्फ के डलों में बेहिसाब मिकदार अंडील कर कम अज कम 4 गुना पैमाना तैयार किया और तलख लावे के घूंट मैदे में उतार उतार कर फोन के करीब जा बैठा। किसे फोन कर रहे हो? सुल्तान शाह ने अजियतनाक लहजे में कहा और मैं उस पर बरस पड़ा। खामोश नहीं रहोगे तो कमरे में मकबिल करके तनहा छोड़ दूंगा। जो हो रहा है बस खामोशी से देखते रहो। ज्यादा ज़हनी कलाबाजियों की जरूरत नहीं। ज्यादा मजबूर करोगे तो कोई ख्वाब आवर दवा दे दूंगा। मैंने डायरेक्टली में तलाश करके उस होटल का नंबर मिलाया जहां मिसेस मुराद मुकीम थी, तो दूसरी घंटी पर एक गनूदा सी निस्वानी आवाज ने कॉल वसूल की। जब मैंने मिसेस मुराद से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ऑपरेटर की आवाज से नींद का खुमार एकदम दूर हो गया। लहजे में बेजारी की जगह तजस्सुस पैदा हो गया। आप कौन बोल रहे हैं? उसे पुरस्ताक लहजे में सवाल किया। वो मेरी भांजी है। मैं दबंग लहजे में कहा, तुम्हें मेरे शजरे से क्या गर्ज है? ओ गलत ना समझे जनाब, उसकी बुखलाई हुई आवाज आई। हम खुद उसके किसी अजीज या वाकिफ कार की तलाश में थे। आप जरा होल्ड करें, मैं मैनेजर साहब को उठाती हूँ। और वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर लाइन पर से गायब होगी। तो मुश्किल 1-1.5 मिनट बाद फोन पर मैनेजर की आवाज सुनाई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से बेदार किया गया है। आप मिसेस मुराद के मामू हैं?
जहामत ना हो तो फौरन होटल चले आए या अपना पता बता दे या फोन नंबर दे दे। मिसेस मुराद एक मुश्किल से 2-4 हो गई है। होटल के रजिस्टर में लिखवाया हुआ पता मफरूजा साबित हुआ है। उनके कमरे से भी कोई ऐसी चीज नहीं मिल सकी जिससे उनके पते ठिकाने का इल्म हो सके। वो कोई यतीम या लावारिस लड़की नहीं है। मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने उसी दबंग और वसीली आवाज में कहा, लेकिन पता तो चले कि वो कहाँ है, क्या मुसीबत मोल ले बैठी है। एक कत्ल का मामला है जनाब। रिसीवर पर मैनेजर की कपकपाती हुई आवाज सुनाई थी। होटल के आते में एक अजनबी का कत्ल हो गया था। लाश की शिनाख्त के लिए पुलिस ने होटल में मुकीम मुसाफिरों से रुजू किया। मिसेस मुराद मकतूल पर नजर पड़ते ही हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी और उसी आलम में बेहोश हो गई। वो पुलिस की हिरासत में सिविल अस्पताल में दाखिल है और मेरे सितारे गर्दिश में आए हुए। पुलिस मुझे गिरफ्तारी की धमकियां दे रही है क्योंकि मिसेस मुराद का दिया हुआ मुस्तकिल पता गलत साबित हुआ है। अब मैं हर मुसाफिर के सच और झूठ की तस्दीक तो नहीं कर सकता। आप कितनी देर में आ रहे हैं जनाब यानी? बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मेरा जवाब सुनकर उसके मुंह से दुआया कलमात का सलाब बह निकला। मैंने उसके खामोश होने का इंतजार किए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ये भी गनीमत था कि मिसेस मुराद पुलिस को कोई बयान दिए बगैर अस्पताल में जा पहुंची थी। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि उस किस्म के मामलात में वो बिल्कुल अनाड़ी थी। गैर मुतवक्के तौर पर करामत की लाश सामने आने पर सदमे से होश व आवाज को बैठी होगी, लेकिन उसे पुलिस की हिरासत से निकालना बहुत दुश्वार था। कानूनी तौर पर बयान देने तक उसकी जान नहीं छूट सकती थी। फिर बयान की बुनियाद पर तफ्तीशी हुकाम अगर उसे गिरफ्तार करने का फैसला ही कर लेती तो उसकी अदालत में पेशी से कब्ल जमानत दुश्वार थी। मैं उसी अधेड़ बुन में मुब्तला था कि फोन की घंटी बजी और बेख्तियार में दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम जाग रहे हो? पहली घंटी खत्म होने से पहले ही मैंने रिसीवर उठाया तो कानों में A2 की आवाज रस खोल गई। हाँ जनाब, हालात कुछ ऐसे ही हो गए। टैक्सी का क्या रहा? उसने अपने मखसूस अंदाज में नपातुला सवाल किया। कासम सीधा उसी पते पर पहुंचा था, लेकिन मकान खाली था। वापसी पर वो खासा बुखलाया हुआ था। क्या यह मुमकिन नहीं कि उधर का रुख करने से पहले उस रक्षी को होशियार कर दिया हो? सब कुछ मुमकिन है जनाब, मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। मैं मुसलसल उसकी निगरानी करता रहा हूँ। वो वहीं मुकीम थी, अब पता नहीं कहाँ गायब होगी। कासम पर कड़ी निगाह रखो, वो काम का आदमी है। मैं सोच समझ कर उसके बारे में फैसला करना चाहता हूँ। बेहतर जनाब, वो एक पल के लिए भी मेरे आदमियों की निगाहों से ओझल ना हो सकेगा। तुम किन हालात का जिक्र कर रहे थे? पिछले शाम किसी ने करामत कुछ होटल के अहाते में हलाक कर दिया जहाँ मिसेज मुराद मुकीम थी। आपसे इत्तला मिलने के बाद मिसेज मुराद से रुजू करने की कोशिश की गई तो उसे पुलिस की तहवील में अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका था। खेल दिलचस्प होता जा रहा है। रिसीवर पर उसकी आवाज कदरे ख्वाबनाक होगी, जैसे कत्लो खून की खबर सुनकर उसके हवास पर नशा चढ़ रहा हो। जरा तफसील तो बता डालो। मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी मालूमात का निचोड़ उसको सुना दिया। इस वक्त क्या हाल है उसका? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने सवाल किया। बयान देने के काबिल नहीं हो सकी है। मैंने अंदाजे की बिना पर एतमाद से कह डाला। वो बहुत कम जानती है, लेकिन जो कुछ जानती है उस राज का अफशा होना हमारी कारोबारी साख की तबाही के लिए काफी होगा। अगर उस पुलिस की तहवील से निकालना नामुमकिन है तो उसे अस्पताल ही में खत्म हो जाना चाहिए। उसका फैसला सुनकर मेरे असाब झुंझुना उठे। संगदिली और सफाकी के ऐसे भयानक तेवर कभी मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सके थे। मिसेस मुराद अमलन बाहर की औरत थी और उसका किस्सा सिर्फ इतना था कि वो एशियन सिंडिकेट की मुलाजमा थी और उसके बयान से उस घनौने कारोबारी इदारे की नेक नामी पर हर्फ आ सकता था। लिहाजा नहायत से सर्द मिजाजी के साथ उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया गया था, जैसे वो इंसान नहीं कोई हकीर सी चुनटी हो, बेबस, मजबूर और गैर अहम।